क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां चल रही हैं और जाहिर सी बात है एक मध्य वर्गीय परिवार इस समय अपने बाहर जाने की योजना बना रहा होता है। इसी समय एक नई बहस चल रही है इस देश में। कहा जा रहा है कि गोवा में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस बहस की शुरुआत हुई एक भारतीय पत्रकार दीपिका नारायण भारद्वाज के एक ट्वीट से। दीपिका नारायण भारद्वाज ने कहा कि गोवा में पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया और इस पे लंबी बहस शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि नहीं, खासकर जो लोकल्स थे गोवा के, उन्होंने इस पे उनको रिवर्ट किया, कहा कि नहीं, यहाँ पर्यटकों की संख्या बिल्कुल कम नहीं है, यहाँ के होटल्स भरे हुए हैं, फुल हैं, नो रूम की पोजीशन है। और ये उसके बाद जो दीपिका नारायण भारद्वाज हैं, उन्होंने भी इसको काउंटर करने के लिए कुछ वीडियो पोस्ट किए, कुछ फोटोग्राफ्स पोस्ट किए। इस सारी बहस के बीच में एक नई डिबेट शुरू हो गई। वो डिबेट ये शुरू हो गई कि तमाम आंकड़ों के आधार पर बताया जा रहा है कि गोवा में विदेशी पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। अच्छा, एक तो ये समझिए कि ये सच बात है और ये बार बार आप सामान्य तौर पे अगर आप गोवा की यात्रा करें तो इस बात को आप फील करेंगे कि 2-4 साल पहले विदेशी पर्यटकों के लिए जितना बड़ा आकर्षण का केंद्र था गोवा, उस तरह से नहीं है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? दूसरा ये है कि भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक नया मध्य वर्ग है जिसके पास पैसा आया है और एक तरह से घूमना या पर्यटन एक समय विलासिता का हिस्सा हुआ करता है, एक सामान्य परिवारों में स्वीकृत हो चुका है। वरना शायद पूरी ज़िंदगी में आपकी पहले की जो जनरेशन थी या आपके जो पेरेंट्स होंगे, शायद अपनी ज़िंदगी में वो 2, 4, 5 जगह घूमने के लिए निकले हों। बाकी दूसरे प्रयोजन से निकले हों, घूम लिया हो, वो अलग मामला है। लेकिन घूमने की वजह से निकलना शायद बहुत मुश्किल बात होती थी। लेकिन आज सामान्य तौर पे एक मिडिल क्लास परिवार में ये एक सामान्य तौर पे एक स्वीकृत धारणा है कि साल भर में 1 बार 2 बार लोग निकल रहे हैं। बहुत बार तो अब दिल्ली या जो अर्बन सिटीज़ हैं, वहाँ तो वीकेंड पे निकलने की लोगों ने प्लान बना लिया। ये उनकी बात है, जो एक फैमिलीज़ की बात हो। बाकी बैचलर्स तो मतलब वो कर ही रहे हैं, वो घूम ही रहे हैं। और अब तो जब ये जो ऑनलाइन वर्किंग का जो कॉन्सेप्ट आ गया, उसमें एक चीज़ ये हो गया कि वो तो फिर आप कहीं पे भी बैठ के, कई बार तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बैठ के ऑफिस के काम निपटा रहे होते हैं। और आजकल जो हॉस्टल का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें 200-300 रुपए में आपको अकोमोडेशन मिल जाता है। बड़ी बड़े जो हॉस्टल चेन बन गए हैं बड़े शहरों में और खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, वो 200-300 से लेके 500 रुपए में आपको वन नाइट के लिए एक तरह से वो अकोमोडेशन या लॉजिंग की सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं। इसके साथ पूरा के पूरा वो ऑफिस कल्चर प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ बैठ के आराम से काम कर लेते हैं। लेकिन इस पूरे बातचीत के बीच में 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय पर्यटन उद्योग को भी उस हिसाब से सोचना होगा। पहली बात तो ये कि क्या वाकई विदेशी टूरिस्ट कम हो रहे हैं गोवा में? और क्या सिर्फ ये गोवा का सवाल है? क्या भारत के दूसरे शहरों में भी यही स्थिति है? शायद हाँ। उसके पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये है कि एक तो भारत में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, अगर भारत में कोई टूरिस्ट आ भी जाता है तो जाहिर सी बात है उसको भारत के तमाम शहरों में यात्राएं करने के लिए जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, इवन भारत से जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जो है, वो दूसरे देशों की तुलना में या दूसरी जो खासकर जो विमान सेवाएं संचालित करने वाली कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनियां हैं, उनकी तुलना में वो बहुत महंगी है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको लखनऊ से गोवा जाना है या दिल्ली से या जयपुर से गोवा जाना है, तो दिल्ली से गोवा या जयपुर से गोवा की जो फ्लाइट जितनी महंगी है, उतने में आप साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देशों में पहुंच सकते हैं। खासकर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों की जो फ्लाइट्स है, वो बहुत सरल है। इसीलिए जो मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका भी अब जो है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ निकल रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो 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 पहले भारत में गोवा और पांडिचेरी और केरला को अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता था, उसके लिए एक्सप्लोर करने की जगह जो है वो साउथ ईस्ट एशिया हो गया है। वो अब आजकल थाईलैंड जाता है, कंबोडिया जाता है और उसके बाद जो है वो आपका वियतनाम जाता है और भी तमाम दुनिया के देश हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के तौर पे कन्वर्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो चुनौतियां हैं बहुत बड़ी हैं। दूसरी बात क्या है कि जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, जब हम कैब की बात करते हैं, ओला उबर की बात करते हैं या लोकल टैक्सी सर्विस की बात करते हैं, तो आप मैक्सिमम आप जब इस तरह के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भारत में जब जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल जो बड़े ब्रांड्स के ऑनलाइन सर्विस है, कैब सर्विस है, उपलब्ध नहीं है। वहाँ के लोकल्स की अपनी कैब सर्विस है और उनका एक तरह का हेजीमनी है, एक तरह का एकाधिकार है। और इस एकाधिकार का दुष्परिणाम क्या होता है कि आपको उनकी मुंहमांगी रकम देनी होती है। अगर आपको एक दिन की टैक्सी हायर करनी है तो सामान्य तौर पे आप ये उम्मीद करते हैं कि उस टैक्सी के लिए वो लोकल्स का एक पूरा के पूरा एक नक्सेस है। उस आधार पे आपको कई बार टूरिस्ट को चीट किया जाता है।
ये भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा जो है अगर आप वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत कम पैसे में 3 स्टार 4 स्टार सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत में सामान्य तौर पे कई बार क्या होता है टूरिस्ट सीजन में, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, आप सभी का भी अनुभव होगा कि टूरिस्ट सीजन में कई बार आप एक बहुत स्मार्ट मनी में आपको इतना गंदा अकोमोडेशन मिलता है। मतलब 4,000, 5,000, 6,000 रुपए जो जो सामान्य तौर पे वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में, थाईलैंड जैसे देशों में जहाँ पे आपको 3 स्टार और 4 स्टार की सुविधाएं मिल सकती है, वहाँ पे भारत में कई बार इतनी पोजीशन खराब होती है कि आपको अपना सर मतलब सर पे छत मिल जाए तो बड़ी बात है। अब रात में को आप अगर बाई चांस आप बहुत प्लान करके चलने वाले टूरिस्ट नहीं हैं और आप फैमिली के साथ हों या आपके साथ कोई महिला है और आप अपनी पत्नी के साथ हों या फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा संकट होता है और उस वक्त आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, उस वक्त आप कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारी जो चुनौतियां, इन चुनौतियों की वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत से विदेशी पर्यटकों ने भारत के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनकी जगह पे अब साउथ ईस्ट एशिया के देशों को अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक बड़ा चैलेंज है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब इसका जो ये पूरी की पूरी भरपाई है, ये भरपाई हो जा रही है जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनसे। लेकिन इस बात को समझना होगा कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, जो आपका घरेलू जो आपका पर्यटक है, उसमें और विदेशी पर्यटकों में एक बुनियादी अंतर होता है। वो खासकर जब आप आज के डेट में जब आप बात करते हैं कि विदेशी पर्यटकों से मिलने वाली मुद्रा की, तो जाहिर सी बात है वो एक ऐसा पैसा है जो भारत के बाहर से आ रहा है। वो आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी में सरप्लस होता है। जो डोमेस्टिक जो भी आपके पर्यटक होते हैं, वो एक ऐसी स्थिति है जैसे कि आपके घर में कुछ 4-5 फैमिली मेंबर्स हों और आपके पैसे घर में के पैसे ही मतलब किसी को कुछ भी आप एक दूसरे से सर्विस खरीद रहे हो, आप बाहर से पैसा ना आ रहा हो, तो एक समय के बाद आपकी पूरी की पूरी ग्रोथ जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो उसी तरह से आपके लिए कभी भी विदेशी पर्यटकों का जो पूरी पूरी भरपाई है वो देसी पर्यटकों से नहीं हो सकती है। अच्छा, ये जो चैलेंज है ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोवा में है, ये चैलेंज दूसरे जगहों पे भी आ रहा होगा, हो सकता है इस पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक स्टडी नहीं हो रही है भारत में। खासकर टूरिज्म को लेके, चूँकि भारत का जो बेसिकली जो भारत इंडियन ग्रोथ स्टोरी है उसमें दूसरी कहानियाँ ज़्यादा हैं, उसमें आईटी है, उसमें फार्मा है, उसमें दूसरी चीज़ें ज़्यादा हैं। हम जो टूरिज्म है, टूरिज्म को लेके खासकर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उस तरह की बातें नहीं होती हैं, बहुत स्पेसिफिक स्टडी नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे क्या है कि आप इस चीज़ को समझिए कि कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस और दूसरे जो तमाम देश हैं, इवन अब तो अगर थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई, वरना म्यांमार बहुत बहुत शानदार एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ तौर पे उभर रहा था एक दौर में, एक ज़माने में। तो इन सारे सेंटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो सस्ता है, बहुत सी चीज़ें सस्ती हैं, बहुत सा एक पूरा का पूरा एक कल्चर डेवलप किया गया है। खासकर जो इंडियंस के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है हम सभी लोगों के अंदर, वो सिविक सेंस की प्रॉब्लम है। हम अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेके गंदा करने का जैसे हमने कसम खा लिया है। हम जब भी पहुँचते हैं, अब लोग मतलब जो लोग अपने घर में गंदगी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो लोग जाके बाहर के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनमें बोतल, चिप्स, पैकेट ये वो फेंका कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो वापस चले आते हैं ये बात सोचे बिना कि उनकी खुद के देश की कितनी बदनामी हो रही है, या उनके देश से जो टूरिस्ट आ रहा है वो क्या मैसेज लेके, क्या अनुभव लेके वापस जा रहा है। दूसरा दूसरा जो सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो प्राइवेट जो लोकल्स जो टैक्सी सर्विस है और दूसरी सर्विस है, उनकी कोई ऐसी बहुत एक बुनियादी ट्रेनिंग भी नहीं हो रही है, जो खासकर मतलब एक तरह से क्या कहा जाए तो बहुत बेमन से या बहुत एक तरह से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है टूरिज्म को लेके। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप सपने देख रहे हैं, मोदी जी लगातार बातें कर रहे हैं और वो लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं कि देश में टूरिज्म से बहुत उम्मीद है और टूरिज्म आने वाली दुनिया का, आने वाले समय का एक बहुत बड़ा एक तरह से जो भारतीय इंडियन ग्रोथ स्टोरी है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन उसको लेके जो एक स्पष्ट और सार्थक जो प्रयास की जरूरत है वो भारतीयों के अंदर नहीं दिखती है। दूसरा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वीजा नियमों को लेके भी शायद हमें थोड़ा सरल होना होगा। वीजा नियमों को लेकर इसलिए सरल होना होगा, जैसे अब भारतीय टूरिस्ट के लिए आप जैसे अगर वो थाईलैंड पहुँचे, वियतनाम पहुँचे, कंबोडिया पहुँचे, तो या तो वीज़ा फ्री हो चुका है या तो ये स्थिति है कि बहुत सस्ता वीज़ा है। जैसे श्रीलंका ने भारतीयों के लिए वीज़ा नियमों में काफ़ी ढील ढील दे दी।
हमें भी बहुत से देशों को, खासकर उन देशों से जहाँ से टूरिस्ट आते हैं और जिन टूरिस्ट से हमें बहुत ठीक ठाक आय होती है, और उन उन देशों के लिए हमें भी अपने टूरिस्ट जो वीज़ा नियम हैं उनको ढीले करने होंगे। पर्यटन किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जाहिर सी बात है पर्यटन को लेके एक गंभीर नज़रिया भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें एक ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व है। अगर लोगों के लिए अगर आप एक मेहमान की भूमिका अदा करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि वाकई में आप होस्ट हो सकें, तो होस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि खुद में बुनियादी तौर पे बदलाव लाना, आपके इकोसिस्टम में बदलाव लाना, लेकिन उस इकोसिस्टम में बदलाव लाने के पहले अपने खुद के अंदर बदलाव लाना। ये नहीं हो सकता है कि कोई विदेशी महिला आए, कोई भद्र महिला, कोई सभी महिलाएं, जो भी टूरिस्ट आपके यहाँ आ रहा है वो भद्र ही है, वो आए और आप स्थिति हो कि आप ईव टीजिंग कर रहे हो, वो उस लड़की के साथ छेड़खानी हो रही हो, दूसरे तरह के संकट हो रहे हो, तो जाहिर सी बात है अब वो महिला या वो टूरिस्ट या वो फैमिली किस तरह के अनुभव लेके इस देश से जाएगी। और ये जिम्मेदारी आपके लिए, आप कहते हैं जब आप बाहर जाते हैं तो आप कई बार अपने एक्सपीरियंस लेके वापस आते हैं कि हमारे तो पासपोर्ट की कीमत नहीं है, हमको लेके बहुत गलत किया, लेकिन आपको भी तो बदले में कुछ करना होगा ना। आप समझिए, ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अगर आप आने वाले मेहमानों के साथ ठीक से बिहेव नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये सोचिए कि भारत का सम्मान होगा बाहर जाके, बिल्कुल संभव नहीं है। और स्थिति ये ठीक है, सभी बिजनेस करने बैठे हैं और पैसा कमाने बैठे हैं, लेकिन उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें एक बहुत पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर मैं कोई सर्विस 5 रुपए दे के ले रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि यही सर्विस 3 रुपए में भी उपलब्ध है, तो मुझे लगेगा कि मुझे चीट किया गया। कम से कम इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें जो भी भाव हो सर्विसेज एंड गुड्स के, वो कम से कम उसमें एक रूपता हो। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 5 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, ये तो इंडिविजुअल डिफरेंस है और जाहिर सी बात है हर आदमी अपने हिसाब से करता है। लेकिन जब किसी टूरिस्ट को ये पता चलता है कि वही सर्विस उसके 1/3 रेट पे किसी को दी जा रही है और वही सर्विस उससे 4th टाइम्स ज़्यादा ली गई, तो फिर वो उसको लगता है कि उसे चीट किया गया है, उसे बेवकूफ़ बनाया गया। और कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ बनना नहीं चाहता है, वो आपके देश में घूमने आया है, और जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ की कोई कीमत नहीं होती है। यूएस में लोग जाते हैं, दुनिया के तमाम जो बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ जाके लोग बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये सर्विस इतने की ही है। वो ये आके बताते हैं कि नहीं, यहाँ तो चीज़ें महंगी हैं। लेकिन जब वही वही सर्विस आपको पता हो कि उसी जगह पे बहुत सस्ते में उपलब्ध है और आपको बहुत महंगे में वो गुड्स या सर्विस बेची जा रही है, तो आपको झटका लगता है। तो कम से कम ये एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात है। अब आप देखिए, जैसे हो सकता है अलग अलग पॉलिसी है अलग अलग शहरों में, जैसे आप गोवा में आपको ऊबर नहीं चलती है, ओला नहीं चलती है, आपको वहाँ के लोकल सर्विस लेने पड़ते हैं। इवन पहाड़ों पे आप चले जाइए तो बहुत से डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको ऊबर ओला नहीं चलते हैं, आपको वहाँ पे उनकी कैब सर्विस लेनी होती है। लेकिन उसके लिए कुछ तो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, कुछ तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल छोड़ दीजिए लोकल्स के भरोसे। एंड ऑफ द डे आपके लिए एक वो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हो, उसको आप एक ही दिन काट के खा जाना चाहो तो किसका नुकसान है? वो तो आप ही का नुकसान है ना। तो जाहिर सी बात है इस बात को समझना होगा, लोकल्स को भी समझना होगा, इस बात को अथॉरिटी को भी समझना होगा, इस बात को सरकार को भी समझना होगा। और मैं आपको बताऊं, दो तरफा मार है भारतीय पर्यटन उद्योग पे। एक तो जो इंडियन मिडिल क्लास है वो साउथ ईस्ट एशिया और सस्ते देशों को अपने विकल्प के तौर पे चुन रहा है, और दूसरी जो मार है वो ये है कि विदेशी पर्यटक आपसे दूर हो रहे हैं। अगर ये दोनों स्थितियां जारी रहें तो भारतीय पर्यटन उद्योग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती छोटी चुनौती नहीं है। इस पर्यटन उद्योग में सैकड़ों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लाखों टैक्सी, हजारों होटल्स, रिजॉर्ट्स, आपकी फ्लाइट सर्विस, एयर ट्रैवलिंग का पूरा ढांचा, सब कुछ इस पे डिपेंड है। और आने वाले समय में अगर आप इसको लेके कोई रणनीति नहीं बनाएंगे तो ये मतलब जाहिर सी बात है इंडियन ग्रोथ स्टोरी के लिए एक बहुत बड़ा संकट होगा। आज की कोजागरी किस्सा गोई में बस इतना ही। आप देखते रहिए कोजागरी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।